नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अब हमारे एग्ज़ाम में कुछ ही समय बचा है। आज 2 अक्टूबर हो गया है और 8 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है। हमने इस चैनल के माध्यम से 21 क्लासेस क्रैश कोर्स की कराई है और आज हमारी की पॉइंट की 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लास करा दी है। तो आप एग्ज़ाम से पहले ये 21 क्लास और ये जो 8वीं क्लास है आज, इसकी 2 क्लासेस और आएंगी। तो ये 31 क्लासेस अगर आप देख कर जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ हमने एक मैराथन क्लास कराई है जो लगभग 2 घंटे से कम की है। 1 घंटा 40 मिनट की ये मैराथन क्लास है। इस क्लास को भी आप ज़रूर देखें। तो साथियों, इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो साथियों, देखते हैं सबसे पहला की पॉइंट। पहले की पॉइंट के अंतर्गत हमने कुजनेट्स वक्र की बात की है। कुजनेट्स वक्र जो है ये कुजनेट्स ने दिया था, ठीक है। जो अर्थशास्त्री थे कुजनेट्स हमारे, उन्होंने इस वक्र का प्रतिपादन किया था और इसको हम उल्टे यू आकार का वक्र भी बोलते हैं, इन्वर्टेड शेप ऑफ यू, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आय विषमता यानी कि जो इनकम इनक्वालिटी होती है उसके बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करता है। जब एक देश, मान लो कि एक देश विकास की राह पर चल रहा है, किसकी राह पर चल रहा है, विकास की राह पर चलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आय में असमानता होती है, ठीक है। देखो ये असमानता है, ये प्रति व्यक्ति है। आय में असमानता कम होती है, कहने का तात्पर्य है कि आय में असमानता कम होती है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, ये वाला वक्र बढ़ता है, तो आप देखते हैं कि इस वाले वक्र पर क्या है, बढ़ोतरी हो रही है और हमारी आय भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में लोगों की आय बढ़ती है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में आय विषमता क्या होती है, आय विषमता बढ़ती है। और ये कहाँ तक बढ़ती है, ये पॉइंट हमारा ये बाई जीरो है, ठीक है। ये बाई जीरो तक विषमता क्या होती है, आय की बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये वक्र से आगे जाता है तो ये बताता है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है, लेकिन जो आय विषमता है ना, ये आय विषमता में क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है। तो इसका रिलेशन आपसे पूछ लेता है कि ये किस किस के बीच रिलेशन बताता है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप याद रखें। आगे हम बात करेंगे अपने दूसरे की पॉइंट के बारे में और इस की पॉइंट में हमने एक न्यूमेरिकल को लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि औसत पूंजी उत्पादन अनुपात 4 हो, ठीक है, एवं आय का 25% विनियोजन प्रतिवर्ष किया जाए तो राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी। अब देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, आय की वार्षिक वृद्धि दर पूछी है, ठीक है। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आय की जो वार्षिक वृद्धि दर है इसको हम बोलेंगे उत्पाद में वृद्धि दर, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है औसत पूंजी का अनुपात, बराबर पूंजी में वृद्धि बटे उत्पाद में वृद्धि, ठीक है, उत्पाद में वृद्धि। अब देखो औसत पूंजी अनुपात, इसका मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ये है, कितना है, इसका मान आपको 4 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। पूंजी में वृद्धि, आय का 25%, ठीक है, आय का 25% विनियोजन प्रतिवर्ष किया जाए तो आय कितना दिया है, पूंजी में वृद्धि कितना दिया है, 25%। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि उत्पाद में वृद्धि कितनी है, ठीक है। तो सिंपल आप इसमें जो है वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, ठीक है। पूंजी में वृद्धि हमारा 25% है, ठीक है। और उत्पाद में वृद्धि हमारा, हमें ये निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4x बराबर 25, आगे हो जाएगा x बराबर 25/4, 4 छंग 24, एक बचा
4 दूनी 8, 5 लाख जीरो बढ़ा दिए 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x बराबर 6.25%। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया उत्पाद में वृद्धि, यही हमसे पूछा था। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने अगले के पॉइंट के बारे में। इष्टतम मुद्रा क्षेत्रों के सिद्धांत के जनक कौन थे। ठीक है, तो इसके जो जनक थे वो प्रोफेसर मुंडेल साहब थे। ठीक है, और मुंडेल ने ये कब दिया था, 1961 में जो है इष्टतम का मुद्रा क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इष्टतम मुद्रा क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो पूर्ण रोजगार एवं भुगतान शेष संतुलन में स्वतः समायोजन उत्पन्न करता है। अब हम बात करेंगे चौथे की पॉइंट के बारे में। चौथे की पॉइंट में हमने कुछ घाटों को लिया है जिसके सूत्र जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पेपर में राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, तो कुल राजस्व प्राप्ति में से जब कुल राजस्व व्यय को घटाया जाता है तब हमें राजस्व घाटा प्राप्त होता है। ठीक है भाई, हम बात करें बजट घाटे के बारे में, तो कुल प्राप्ति में से जब कुल व्यय घटाया जाता है तब हमें बजट घाटा प्राप्त हो जाता है। आगे बात करेंगे हम मौद्रीकृत घाटे के बारे में। तो बजट घाटा प्लस सार्वजनिक ऋण जो आरबीआई से लिए जाते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये मौद्रीकृत घाटा हो जाता है। आगे बात करेंगे हम राजकोषीय घाटे के बारे में, यानी कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में। बजट घाटे में आप सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयताओं को जोड़ देंगे तो ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। डायरेक्टली क्वेश्चनों में या फिर सम्मिलित वाले क्वेश्चनों में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आगे हम बात करेंगे अपने 5वें की पॉइंट के बारे में। यहाँ हमने कुछ समितियों को शामिल किया है, जैसे कि जॉन मथाई समिति कब आई थी। ठीक है, ये 1953 में आई थी और ये किससे संबंधित थी, करारोपण जांच समिति थी। ठीक है, किससे संबंधित थी, कर से संबंधित थी। किससे, कर से संबंधित थी, यानी कि टैक्स रिलेटेड थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉलर समिति के बारे में। कॉलर समिति 1956 में आई थी। ठीक है, ये भी कैसी थी, कर सुधार समिति थी। ठीक है, ये भी कर सुधार समिति थी, ये भी कर से संबंधित थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कॉलर समिति किससे संबंधित थी या फिर जॉन मथाई समिति किससे संबंधित थी, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे बाचू समिति के बारे में। बाचू समिति जो आई थी वो 1971 में आई थी और ये प्रत्यक्ष करारोपण, ठीक है, प्रत्यक्ष करारोपण, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स से संबंधित थी। ठीक है, इसकी जांच की गई थी, उसके बारे में ये समिति आई थी। आगे हम बात करें के एंड राज समिति। ये बड़ी फेमस समिति है, कई बार यहाँ से रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो ये 1972 में आई थी। इसने कहा था कृषि जोत पर कर लगाइए। किस पर लगाइए, कृषि जोत पर कर लगाइए। ठीक है, इन चारों समितियों के पे याद रखें। मैंने पीछे भी और बहुत सारी समितियों की बात की है, तो जहाँ तक है अगर आप सब समितियों को याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन समिति से हमारा बन जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने छठे क्यू पॉइंट के बारे में। छठे क्यू पॉइंट में पूछा है कि भारत में कृषि के संस्थागत शाख के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी भारत में जो कृषि होती है उसके लिए आप कहाँ कहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ये कौन कौन से संस्थान हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके लिए ऋण देता है, सहकारी बैंक इसके लिए ऋण देता है और वाणिज्यिक बैंक भी भारत में कृषि के लिए ऋण प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने 7वें की पॉइंट के बारे में, और 7वें की पॉइंट में एक न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यदि एक फर्म की 5 इकाइयों के उत्पादन की औसत लागत कितनी है, 30 रुपये है। इकाई कितनी है, 5 इकाई है, उनकी औसत लागत कितनी है, 30 रुपये है। ठीक है, और 6 इकाइयों के उत्पादन की औसत लागत 32 रुपये है। 6 इकाइयों कितनी है, 32 रुपये है। तो छठी इकाई को उत्पादित करने की सीमांत लागत क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो भैया ये निकाल लो कि 5 इकाई का जो टोटल मूल्य है वो कितना है, तो कितना आएगा। देखो यहाँ Q बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, और
औसत कुल लागत क्या होता है? औसत कुल लागत कितना है? 30 है। जब आप इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? आपकी कुल लागत निकल आएगी। ठीक है, आपकी कुल लागत निकल आएगी। कितनी इकाइयों की? 5 इकाइयों की कुल लागत। तो 30 गुणा 5 कितना हो गया? 150। वहीं अब 6 इकाइयों की निकाल लीजिए, 6 इकाइयों की औसत लागत। ठीक है, तो Q बराबर कुल लागत डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल इसी की तरह। 32 गुणा 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 × 18 19। अब 5 इकाई जब हम बना रहे थे या उत्पादन कर रहे थे तब इतनी कीमत थी, कुल लागत इतनी आ रही थी। जब 6 इकाई हम उत्पादन कर रहे हैं तब इतनी कीमत आ रही थी। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि छठी इकाई को उत्पादन करने की सीमांत लागत क्या होगी। तो आप क्या करें, इसमें से ये वाली चीज को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? 192 माइनस 150, कितना आंसर आएगा? 42। यही कहा है आपकी 42 क्या है? ये छठी इकाई को उत्पादित करने की सीमांत लागत होगी। यही आपसे पूछा था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये छोटे छोटे सवाल जो आते हैं ना, ये आपको फ्री के नंबर देके जाते हैं, बस थोड़ी सी चीजों को आपको समझना है। ठीक है, देखो अभी यहाँ क्या था, सिंपल था। 5 इकाई जब बना रहे थे तो 30 रुपए एक की लागत आ रही थी, तो 5 की कितनी हो गई? 150 हो गई। अब जब हम 6 इकाई बना रहे हैं तो एक की लागत 32 रुपए आ रही है, तो निकाल लिया इसका। ठीक है, तो टोटल लागत कितनी हो गई? 192 लागत हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा था तो 5 का तो ये दिया था, ये 6 का दिया था, तो 5 में से 6 घटाओगे तो क्या होगा? जो लास्ट वाली है उसकी सीमांत लागत निकल आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आगे हम बात करेंगे अपने 8वें की पॉइंट के बारे में। ठीक है, मैंने आज जो की पॉइंट कराए हैं इसमें जो है न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं और बच्चे छोड़ आते हैं। इसलिए मेरा ये प्लान है कि इस बार न्यूमेरिकल मैंने काफ़ी कराए भी हैं और मैथमेटिक्स की मैंने आपको अलग से क्लासेस भी दी हैं क्रैश कोर्स में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चों का मैथ का पोर्शन भी हो जाए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, एक फर्म की एक विपरीत संतुलन कीमत है। ठीक है, जब इसका मांग फलन QD बराबर 50 माइनस 3P एवं पूर्ति फलन QS बराबर 20 प्लस 3P है। यदि मांग फलन के बराबर QD बराबर 68 माइनस 3P कर दिया जाए, यानी पहले कितना था? पहले इतना है, बाद में इसको कितना चेंज कर दिया? बाद में इसको इससे चेंज कर रहे हैं। तो प्रारंभिक संतुलन कीमत और नई संतुलन कीमत क्या होगी? ठीक है, अब आप सबको पता होगा, मैंने भी बताया है कि संतुलन के लिए कीमत शर्त क्या होती है। तो संतुलन के लिए कीमत शर्त जो होती है वो QD बराबर QS होती है, यानी कि मांग फलन बराबर पूर्ति फलन। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, फिर से आप इस चीज को याद रखें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? QD का मान रख दीजिए, अब प्रारंभिक कीमत निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रारंभिक कीमत इन दोनों से निकलेगी। ठीक है, तो QD का मान कितना है? 50 बराबर 50 माइनस 3P 50 माइनस 3P बराबर 20 प्लस 3P। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया, यहाँ Q का मान रख दिया और यहाँ S का मान रख दिया। देखो QD का मान ये है, QS का मान ये है। QD का मान हमने यहाँ रख दिया, QS का मान यहाँ रख दिया, सिंपल बस। अब आगे क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो ये क्या है, इधर 50, इधर क्या है, ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये 3P है, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, और इधर 3P किसका है? माइनस का, तो इधर किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 50 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। जिसके ज़्यादा होते हैं उसमें आंसर आता है, या प्लस के ज़्यादा है तो आंसर भी प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ 6P हो गई है, 6 पंजे 30। ठीक है, P का मान कितना आया? 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी प्रारंभिक कीमत हो गई। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने? कहा
कि यदि मांग फलन के बराबर क्यू डी बराबर 6 8 माइनस 3p इतना चेंज कर रही है, तो इस पर क्या होगा? देखो इसका मान निकाल लो। क्यू डी फिर से वही संतुलन होगा ना, क्यू डी बराबर क्यू एस। तो क्यू एस का मान हमें कितना रखना है? क्यू एस का मान हमें चेंज करना है, नहीं क्यू डी का मान चेंज करना है। कितना? 68 माइनस 3p बराबर 20 प्लस 3p। ठीक है, क्यू एस का मान हमें चेंज नहीं करना है, क्यू एस का मान जहां जो रखा था वही मान हमें यहाँ रख देना है। अब देखो माइनस 68, इधर ये 20 माइनस के हैं, इधर प्लस के हैं, इधर किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। और फिर से 3p प्लस है हमारा माइनस का है, प्लस का है ही, और इधर माइनस के तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। और ये फिर से हमारा 6p बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 48 बचेगा और 6 8 48, तो p का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो प्रारंभिक कीमत हमारी क्या थी? प्रारंभिक कीमत हमारी 5 थी, p बराबर 5। ठीक है, और p बराबर 8। ये हमारी कौन सी हो गई? ये द्वितीय कीमत होगी, यानी कि सेकंड या नई कीमत हम बोल सकते हैं। ये नई कीमत हो गई। ठीक है, जब इसको हमने चेंज किया तब। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं अपनी नवे की पॉइंट के बारे में। नवे की पॉइंट में भी एक क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप केवल बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये सत्य है। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे। बस आपको करना क्या है कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, और अगर थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही आराम से हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि किसी उत्पादन फलन Q बराबर 1.45, L की पावर कितनी है? 0.45, और K की पावर कितनी है? 0.55 के लिए श्रम की उत्पादन लोच क्या होगी? तो देखो L बराबर क्या होता है? लेबर, और लेबर ही क्या है? लेबर ही तो श्रम है। ठीक है, और K क्या है? K कैपिटल है भैया, कैपिटल यानी कि पूंजी। अब आप कमेंट में बताएंगे कि ये कौन से फलन की बात कर रहा है। कमेंट में आप बताएंगे कि ये कौन सा फलन है। बाकी इसका आंसर यहाँ आएगा कि श्रम की उत्पादन लोच कितनी है। तो श्रम की उत्पादन लोच यहाँ ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, एल की। अगर आपसे यहाँ एल का पूछे तो एल की 0.45 उत्पादन लोच हो गई। अगर यहाँ आपसे कैपिटल की पूछता तो कितनी होती? 0.55 किसकी होती? के की, यानी कि कैपिटल की, यानी कि पूंजी की। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कौन सा रूप है, कौन से फलन का रूप लिखा हुआ है यहाँ पर। आप ये बात हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है कि यदि आई एस अभी बाई बराबर लिखते हैं हम। ठीक है, बराबर 135 माइनस 20i और एल एम बाई बराबर 75 प्लस 10i है, तब ब्याज की दर और संतुलन आय का मान क्या होगा? ब्याज की दर निकालनी है आपको, और क्या निकालना है? संतुलन आय निकालना है। अब देखो किसकी बात चल रही है? संतुलन आय की। अब आप ये बताइए कि आई एस और एल एम का संतुलन इतना होता है ना, आई एस बराबर एल एम होता है ना, मैंने भी बताया आपको। ठीक है, तो ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है ये। सही है। अब क्या करेंगे हम? देखो हमारा इसके जो मान दे रखे हैं आपको एक दूसरे के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? देखो बाई का मान कितना? यहाँ हम लिखेंगे बाई, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, केवल इसके मान लिखने में 135 माइनस 20i बराबर 75 प्लस 10i। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, आई एस का मान रख दिया और एल एम का मान रख दिया। ठीक है, इसके बराबर क्यों? क्योंकि संतुलन आय की बात कर रहा है और इनकी संतुलन की कंडीशन क्या होती है? आई एस बराबर एल एम, इसके संतुलन की कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है। 135 इधर जाएंगी तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस के हैं, और इधर 10i आपको दे रखा है, इधर ये माइनस किया तो इधर किसका हो जाएगा? प्लस का 20i हमारा हो जाएगा। अब 135 से आप 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 35
35 चले गए तो 35 बचे, यहाँ 40 रह गए, 40 में से 100 गए तो कितना बचा, 60 बचा। और ये इधर कितना हो गया, 30 आई बचा। ठीक है, 30 दूनी 60, आई का मान हमें कितना हो गया, आई। तो आई क्या होती है, आई हमारी होती है ब्याज। ठीक है, तो ब्याज का मान कितना हो गया, देखो आपसे पूछा था ब्याज की दर कितनी हो गई, तो ब्याज की दर कितनी हो गई, 2 हो गई। आई बराबर 2 हमारी क्या हो गई, ब्याज की दर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है संतुलन आय। तो आप क्या करेंगे, आई एस में आई का मान रख दीजिए। अब आई बराबर क्या दे रखा है, आई एस बराबर क्या, बाई बराबर, आई निकालनी है हमें तो बाई बराबर रखेंगे। ठीक है, सॉरी, -20 आई। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 135 माइनस 20 गुणा 2। ठीक है, क्या किया हमने, आई का मान रख दिया। आई बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 135 माइनस 20 दूनी 40। ठीक है, कितना बचा, 95 बचा। ठीक है, y बराबर 95। तो संतुलन की आय कितनी होगी हमारी, यही तो संतुलन की आय है, यही तो संतुलन आय है, यही आपसे पूछा था। ठीक है, और आई का मान आपका 2 आ गया और संतुलन आपकी 95 आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो साथी हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ अगले दिन। ठीक है साथियों, इसकी 2 क्लासेज और आएंगी, आज हमारी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।